हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो एनसीईआरटी सार संग्रह जो इंडियन पॉलिटी चल रहा था, यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था, उसका हम लोग 8 से 9 वीडियो जो लग रहा है कि अपडेट कर दिए हैं। ठीक है, तो आपका जो है 3 4 5 पार्ट में और आएगा, और आपके साथ जो है इंडियन पॉलिटी का पूरा जो खेला है आपका समाप्त हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि इंडियन पॉलिटी से जो भी क्वेश्चन है, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आप मेरा वीडियो को फॉलो करते हैं तब। और जैसे ही ये खत्म होगा, उसके बाद जो है सोच रहे हैं कि अर्थव्यवस्था जो है आपको एग्जाम में बहुत पूछता है। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था सोच रहे हैं कि खत्म करने के लिए। तो चलिए आज हम लोग जो बचा हुआ है उसके आगे हम लोग देखते हैं। कहाँ तक हम लोग देख चुके थे, ये सब जो है हो चुका था। नियंत्रक महालेखक परीक्षक ये सब जो है करा चुके हैं, आप देख लीजिएगा। और लास्ट में जो है आपको सारा वीडियो है जो आपको क्या बोलते हैं, पीडीएफ दे देंगे, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। नीति आयोग भी देख लेते हैं हम लोग, निर्वाचन आयोग भी देख लिए हैं। हाँ, प्रमुख आयोग, आज हम लोग प्रमुख आयोग जो है उसकी हम लोग बात करेंगे। चलिए तो यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहे कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार किसे इस आयोग का जो है अध्यक्ष बनाया जा सकता है? किसका? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का, यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का जो अधिनियम 1993 में आया था, इसके आयोग का जो है अध्यक्ष किसे बनाया जा सकता है? तो उच्च न्यायालय के जो सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हैं अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, उनको जो है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष जो है बनाया जाया जा सकता है। चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना जो है किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ईस्वी के द्वारा जो है आपको लोक सेवा आयोग की स्थापना जो है सर्वप्रथम भारत में किया गया था। ठीक है, अधिनियम पूछ रहा है तो गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1919 ईस्वी के द्वारा। अगला कह रहा है कि 1926 में ली आयोग की अनुशंसा पर सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना किया गया था। ठीक है, पूछेगा कि लोक सेवा आयोग की स्थापना किस कमीशन के अनुशंसा पर किया गया? तो 1926 ईस्वी के ली आयोग के अनुशंसा पर किया गया था। राज्य लोक सेवा आयोग का कह रहा है कि सदस्य की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्यपाल के द्वारा जो है आपको राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति किया जाता है। किसके द्वारा? तो राज्यपाल के द्वारा। आगे कह रहा है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि आईएएस और भारतीय पुलिस सेवा यानी कि आईपीएस को समाप्त करने की सिफारिश किस आयोग ने किया था? तो ये आपको किया था राजमन्नर आयोग के द्वारा जो है, यानी कि आईएएस और आईपीएस को समाप्त करने की सिफारिश किया था। याद रखिएगा कि राजमन्नर आयोग के द्वारा। संघ लोक सेवा आयोग का कहा कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन था? तो रोज मिलियन बैथ्यू। ऑप्शन तो नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा रोज मिलियन बैथ्यू। आगे कह रहा है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की जो संरचना है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। अध्यक्ष जो होता है उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होना चाहिए। ठीक है, सदस्य 1 जो है आपको उच्चतम न्यायालय के कार्यरत और सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा। सदस्य 2 जो होगा आपको उच्च न्यायालय के कार्यरत और सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होगा। सदस्य 3 जो होता है आपको मानव अधिकार से संबंधित कार्य अनुभव अथवा विशेष जानकारी वाला 2 व्यक्ति होता है। पदेन सदस्य जो होता है आपको राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष होता है। और पदेन सदस्य में देख लीजिए कौन कौन होता है। तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष, पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष, विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त और राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग के मुख्य आयुक्त जो है, ये सब पदेन सदस्य होते हैं। इधर देखिए क्या कह रहा था, इधर आपको दिया था कि भारत के प्रथम लोकपाल की नियुक्ति तो 23 मार्च 2019 को राष्ट्रपति के द्वारा जो है सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष को जो है भारत का प्रथम लोकपाल नियुक्त किया गया। और इनका चयन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली एक चयन समिति के द्वारा किया गया था, जिसे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन तथा प्रख्यात न्यायविद जो मुकुल रोहतगी जो इसमें सम्मिलित थे।
और यहाँ पे आगे देखिए कह रहा है कि अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि ओबीसी के उप श्रेणी कर हेतु रोहिणी आयोग का गठन जो है आपको अक्टूबर 2017 में किया गया था, संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत। और प्रारंभ में आयोग यानी कि कौन सा आयोग, रोहिणी आयोग का रिपोर्ट जो है प्रस्तुत करने के लिए 12 सप्ताह का समय दिया गया था, परंतु 13 बार कार्यकाल में वृद्धि के पश्चात जो है 31 जुलाई 2023 को इसने राष्ट्रपति को अपना रिपोर्ट जो है सौंप दिया है। आगे कह रहा है कि मानव अधिकार आयोग जो है किस प्रकार का संस्था है, तो ये आपको गैर संवैधानिक संस्था है। यहाँ पे दिया है कि राजनीतिक और अपराधियों के मेल जोल संबंधों की जांच करने वाली समिति कौन सी थी, तो आपको बोहरा समिति थी। राजनीति और अपराधियों के जो मेल जोल संबंध जो होते हैं उसका जांच जो है आपको बोहरा समिति के द्वारा किया गया था। भारत में कह रहा है कि लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया था, तो प्रशासनिक सुधार आयोग ने इसको दिया था। प्रथम लोकपाल विधेयक जो है संसद में कब प्रस्तुत किया गया था, तो 1968 में, याद रखिएगा 1968 में। संचित निधि देख लेते हैं यहाँ पे। संचित निधि को कराए कि समेकित निधि के नाम से भी जाना जाता है, किसको, संचित निधि को। और संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है, तो अनुच्छेद 317 के अंतर्गत जो है लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है। किसी राज्य के कह रहा है कि लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा, तो यह राज्यपाल को प्रस्तुत करेगा। राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं आपको राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष होते हैं। थोड़ा सा आप लोग कंसीडर कर दीजिएगा, क्योंकि होता है कि थोड़ा सा बोलने में थोड़ा सा कभी कभी होता है कि आदमी को ध्यान कहीं और है, थोड़ा सा हो जाता है, तो आप लोग कंसीडर कर लीजिएगा। यहाँ राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष पूछ रहा है, तो उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीपीएससी के व्यय की निधि जो है पर भारित होते हैं, तो राज्य के संचित निधि पर। लोक सेवा आयोग के एक अध्यक्ष के अतिरिक्त जो याद रखिएगा कि 10 अन्य न्यायाधीश होते हैं। चलिए यहाँ पे दिया है कि लोकपाल संस्था में अध्यक्ष के अतिरिक्त 8 अन्य सदस्य की नियुक्ति होती है, जिनका कार्यकाल जो है आपको 5 वर्ष का होता है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग राजभाषा। राजभाषा कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत जो है प्रथम राजभाषा आयोग का गठन हुआ था, कब, वर्ष 1955 ईस्वी में बीजी खेर की अध्यक्षता में। याद रखिएगा अनुच्छेद 344 हो जाएगा, सन हो जाएगा 1955, पीजी खेर के अध्यक्षता हो जाएगा। कह रहा है कि 8वीं अनुसूची यानी कि 2003 में 4 भाषा जो है आपको संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई थी 52वां संविधान संशोधन के द्वारा। याद रखिएगा 52वें संविधान संशोधन जो हुआ था आपको 8वीं अनुसूची 2003 जो है उसमें 4 भाषाओं को संविधान में जोड़ा गया, जो बढ़कर आपको 22 हो गया है। यहाँ पे देखिए 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी भाषा शामिल है, ये देख लिया आप लोग 22 गो। असमिया है, बांग्ला है, गुजराती है, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी हो जाएगा, नेपाली हो जाएगा, उड़िया हो जाएगा, पंजाबी हो जाएगा, संस्कृत हो जाएगा, सिंधी हो जाएगा। तमिल को चुना गया है, तेलुगु को रखा गया है, उर्दू को रखा गया है, डोगरी, बोडो और मैथिली को, और लास्ट में आपको हो जाएगा संथाली। इसमें इंग्लिश नहीं दिया है, इसलिए पूछेगा एग्जाम में कि इंग्लिश को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है कि नहीं किया गया है, तो आपको आंसर देना होगा कि इंग्लिश को शामिल नहीं किया गया है। संविधान के कार्य कि किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य में भाषीय अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को उनकी मातृभाषा में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था जो है आपको अनुच्छेद 350 के क में बोला गया है। आगे कह रहा है कि मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत किस वर्ष शामिल किया गया, तो 2003 में। किसको, मैथिली भाषा को। अब 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, तो उसमें 8वीं अनुसूची में कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी को जो है आपको जोड़ा गया था। 71वां संविधान संशोधन 1992 को नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। उत्तराखंड को कह रहा है कि द्वितीय राजभाषा कौन सा है, तो ये आपको पड़ता है संस्कृत। पूछेगा कि उत्तराखंड का द्वितीय राजभाषा क्या है, तो यह है आपका संस्कृत। आगे देखिए कह रहा है कि राष्ट्रीय संस्कृति विद्यापीठ कहाँ है, तो ये आपको तिरुपति आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, और यहाँ देखिए कि अब तक 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा दिया गया। कौन कौन,
तमिल को दिया गया, तेलुगु को दिया गया, मलयालम को, संस्कृति, कन्नड़ और ओडिशा को जो है आपको शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा दिया गया है। तमिल को कब दिया गया? तो 2004 में, तेलुगु को 2008 में, मलयालम को 2015 में, 2013 में, संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ को 2008 में और उड़िया को आपको 2014 में जो है आपको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। इधर देख लेते हैं क्या बोल रहा था। इधर कह रहा था कि राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद हम लोग इधर देखेंगे। तो 343 आपका है संघ की राजभाषा, 343, और 344 का रहा है कि राज्य भाषा पर संसदीय आयोग और समिति जो है आपको 344 में दिया गया है। क्षेत्रीय भाषा का रहा है कि 345, इसमें कह रहा है कि राज्य की राजभाषा अथवा राजभाषाएं। 346 का रहा है कि एक राज्य के दूसरे राज्य अथवा एक राज्य से संघ के बीच जो संवाद के लिए जो राजभाषा होता है वो अनुच्छेद 346 में कहा गया है। 347 हम लोग का कहता है कि किसी राज्य की जनसंख्या के एक समूह के द्वारा बोली जाने वाली भाषा भाषा से संबंधित जो प्रावधान दिया गया है आपको 347 के अंतर्गत दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा यहाँ देख लेते हैं 348। तो सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के साथ जो अधिनियमों में विधेयकों को प्रयोग किया जाने वाली जो भाषा है वो अनुच्छेद 348 में दिया गया है। अब भाषा से संबंधित कुछ नियम अधिनियमित करने के लिए जो है विशेष प्रक्रिया जो दिया गया है आपको 349 में दिया गया है। यहाँ का है कि शिकायत निवारण के लिए जो प्रयुक्त भाषा होता है वो अनुच्छेद 350 में किया गया है। और प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण के लिए जो सुविधाएं हैं ये 350 के ये में दिया गया है। अब भाषीय अल्पसंख्यक के लिए विशेष प्राधिकारी जो है आपको 350 के बी में दिया गया है। 351 का राय कि हिंदी भाषा के विकास के लिए जो विनिर्देश दिया गया है वो आपको 351 में दिया गया है। तो जितना भी अनुच्छेद है आप रट लीजिएगा, क्योंकि अब जो पॉपुलर अनुच्छेद है वो आपको एग्जाम में नहीं पूछ रहा है। ठीक है। 1957 में कराई कि प्रथम राजभाषा संस्कृति समिति की अध्यक्षता का गठित किया गया था पंडित गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा। भारत की राजकीय भाषा संबंधित प्रावधान का संशोधन किस प्रकार होता है? तो संसद में कम से कम 2/3 बहुमत से जो आपको पारित हो जाएगा तो राजकीय भाषा का प्रावधान जो है आपका लागू हो जाएगा। सिंधी भाषा को करा कि 8वीं अनुसूची में किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 21वां संविधान संशोधन 1967 ईस्वी को जो है सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। और 8वीं अनुसूची समृद्ध भाषाओं में से कौन से दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? तो आपको बांग्ला दूसरी बोली जाने वाली सर्वाधिक भाषा है 8वीं अनुसूची का। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जो है आपको 4 भाषा जो है 92 संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया था। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे दिया है पंचायती राज। ठीक है। तो पंचायती राज यहाँ पे दिया है। तो पंचायती राज किस सूची के अंतर्गत आता है? तो ये आपको आता है राज सूची के अंतर्गत। ठीक है। पंचायती राज जो है आपको राज सूची के अंतर्गत आता है। और 73वां संविधान संशोधन जो है पंचायतों के निर्दिष्ट किए जाने वाले जो कार्य की अनुसूची है आपको 11वां अनुसूची में दिया गया है आपको पंचायती राज। और पंचायत चुनाव जो कराने का निर्णय जो होता है ये राज्य सरकार के द्वारा होता है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कहा है कि पंचायतों के लिए कुल कितने विषय दिए गए हैं? तो आपको 29 विषय पंचायत के लिए और नगर पंच जो होता है उसमें आपको 18 विषय दिए गए हैं। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा कहा कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त है 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला कहा है कि पंचायत चुनाव किन के अंतर्गत होता है? तो 5 वर्ष के अंतराल पर आपको जो होता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। और पंचायती राज दिवस मनाया जाता है आपको 24 अप्रैल को। आगे कह रहा है कि पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो किया गया था। त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली जो है आपको बलवंत राय मेहता समिति के अनुशंसा पर जो है सर्वप्रथम इस समिति के द्वारा है गठन किया गया था। कौन? त्रिस्तरीय पंचायत समिति, बलवंत राय मेहता समिति। अगला कह रहा है कि अशोक मेहता समिति जो आपको थे ये 2 स्तरीय थे। 2 स्तरीय की बात कौन बोला था? तो अशोक मेहता समिति बोला था। पंचायतों और नगरपालिका से संबंधित भारतीय संविधान किस वर्ष प्रावधान किया गया? तो वर्ष 1993 ईस्वी में।
आगे देखिए कह रहा है कि पंचायती राज को किस संशोधन के द्वारा जो है स्वशासन की इकाई के रूप में गठित किया गया, तो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। आगे देखिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, इधर कह रहा है कि पंचायती राज से संबंधित जो समितियां हैं उसका गठन देख लेते हैं। तो बलवंत राय मेहता समिति 1957 में, अशोक मेहता समिति 1977 ईस्वी में, जीवी के राव समिति 1985 ईस्वी में, एल.एम. सिंधिया समिति 1986 में, संथानम समिति 1962 में और सादिक अली समिति जो है आपको 1964 ईस्वी में। फिर से हम लोग देख लेंगे ताकि एग्जाम में जो है दिमाग में रिकॉल होने में ज़्यादा टाइम ना लगे। बलवंत राय 1957, अशोक 1977 में, जीवी के राव 1985, एल.एम. सिंधिया समिति 1986, संथानम समिति 1962 और सादिक अली समिति 1964 ईस्वी में। आगे कह रहा है कि पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति किस पंचायत समिति के द्वारा किया गया, तो एल.एम. सिंधवी समिति के द्वारा जो है यह किया गया था। और अब एल.एम. सिंधी समिति का गठन 1986 ईस्वी में किया गया था, याद रखिएगा। कह रहा है किन राज्यों में पंचायत समिति तथा जिला परिषद को भी जो है करारोपण की शक्ति दिया गया है, तो गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में। आगे कह रहा है कि ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति का स्वरूप है प्रशासनिक प्राधिकरण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहा है कि पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य जो है आपको ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण तथा लोगों को विकास मूलक जो प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना या लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहित करना होता है, याद रखिएगा। कह रहा है कि पंचायत भंग होती है तो कितनी अवधि के भीतर जो है निर्वाचन करना अनिवार्य है, तो आपको 6 महीना के अंदर जो है आपको निर्वाचन करना पड़ेगा। कह रहा है कि पंचायतों में किन वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान जो है तो महिला, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति के लिए। कह रहा है कि अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण देने का प्रावधान करने के लिए कह रहा है कि समिति का प्रदान किया गया, तो राज्य विधान मंडलों के द्वारा। आगे देखिए कह रहा है कि 3 स्तरीय समिति का गठन किन राज्यों में किया जाता है, तो जो 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो राज्यों में उसमें 3 स्तरीय पंचायत गठन का प्रावधान किया गया है। आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है, टेबल थोड़ा सा दिया, टेबल पढ़ लीजिए। कह रहा है कि 11वीं अनुसूची पंचायतों की शक्ति उत्तरदायित्व निर्धारित और इस सूची में 29 विषय दिया गया है। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो है जोड़ा गया है, ठीक है। 12वीं अनुसूची कह रहा है नगर पालिका से संबंधित है। 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया और इसमें आपको 18 विषय दिया गया है। 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है महिलाओं को ग्राम पंचायत में 33% स्थान जो है इनको आरक्षण दिया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं इसमें क्या कह रहा है। विभिन्न पंचायती राज देखिए यहाँ पे दिया है, तो राज्य दिया है ग्राम पंचायत। एक स्तरीय ग्राम पंचायत जो है आपको किस किस राज्य में है, तो केरला, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, मणिपुर और सिक्किम में जो है आपका एक स्तरीय है ग्राम पंचायत, ठीक है। 2 स्तरीय के अंतर्गत आता है आपका ग्राम पंचायत और पंचायत समिति। एक स्तरीय में सिर्फ ग्राम पंचायत आएगा, लेकिन 2 स्तरीय में आपका ग्राम पंचायत और पंचायत समिति आता है, जिसमें असम, उड़ीसा, कर्नाटक और हरियाणा में यह प्रावधान लागू है। 3 स्तरीय के अंतर्गत जो है आपको ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद है, जिसमें आपको बिहार में जो पंचायत चुनाव होता है वो त्रिस्तरीय होता है, जिसमें आपको ग्राम पंचायत होता है, पंचायत समिति का होता है चुनाव और जिला परिषद का होता है। इसमें उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात, इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए कह रहा है तमिलनाडु, राजस्थान और मध्य प्रदेश। 4 स्तरीय पंचायत जो है आपको, जिसमें ग्राम पंचायत आता है, अंचल पंचायत, आंचलिक परिषद और जिला परिषद। यह सिर्फ आपको पश्चिम बंगाल में लागू है 4 स्तरीय पंचायत। आगे देखिए यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि गुजरात का त्रिस्तरीय पंचायत जिसमें है ग्राम पंचायत, तालुका समिति, जिला परिषद। मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में जो पंचायत गठन नहीं किया गया है वह 1 स्तरीय जनजाति परिषद कार्यकारित वहाँ करता है, किसमें मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में। यहाँ पे जो है पंचायती नहीं है, क्या बोला जाता है, पंचायत का गठन नहीं किया गया है, लेकिन वहाँ जो है 1 स्तरीय जनजातीय परिषद कार्यरत करता है। आगे देखिए कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की कुल संख्या जो है कुल स्थानों का 1/3 दिया गया है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम का उद्देश्य जो है आपको देश में शक्ति जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना करना। आगे देखिए कह रहा है कि भारत के किस राज्य में
पंचायती राज से संबंधित मामलों की कराई की सुनवाई के लिए पृथक अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन किया गया। ये आपका केरला में। अनुसूचित जनजाति जो एसटी होते हैं, परिपूर्ण किस राज्य में अनुसूचित जनजाति जो एसी होते हैं का कोई प्रावधान नहीं है, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में। आगे कह रहा है कि किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों के द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण सिद्धांतों के विषय में संस्तुति राज्य वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है। नगरपालिका की संशोधन के 74वां संविधान संशोधन, और इसमें 18 विषय था। 73वां आपको संशोधन व्यवस्था पर स्वशासन की व्यवस्था को किया गया था, और यह पंचायत से संबंधित था, जिसमें 29 विषय था। राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 243 के आई के अंतर्गत जो है आपको राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया। पंचायत समिति का सदस्य जो है किस चुनाव पद्धति में चुना जाता है? तो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। आगे कह रहा है कि नगरपालिका के 12वीं अनुसूची के वर्णन में 18 विषय पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान किया गया है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, कि किसी भी बीपीएल परिवारों के वयस्क सदस्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत जो है लाभ प्राप्त करने का पात्र वह होता है, जिसके पास बीपीएल परिवार का जो कार्ड होता है उसके लिए बोल रहा है। कह रहा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में कह रहा है कि योजना बनाने, संपादन करने और क्रियान्वयन उत्तरदायित्व किसको है? तो ये आपको ग्राम पंचायतों का है। आगे कह रहा है कि भारत के किस राज्य के पंचायत में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण किया गया है? तो ये आंध्र प्रदेश में। आगे देखिए क्या रहा है कि पंचायती राज से संबंधित समितियां, ठीक है। यहाँ पे दिया है कि पंचायती राज संस्थाओं के अधिकारों तथा कार्यों का हस्तांतरण के लिए गठित टास्क फोर्स का कार्यदल जो आपको है अध्यक्ष है ललित माथुर 2021 में। इसको देख लीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ नहीं है, लेकिन आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे, कहीं की वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, थोड़ा थोड़ा पढ़िए और याद होना चाहिए, कि पूरा पढ़ लिया और याद नहीं हुआ। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में संविधान संशोधन, ठीक है। तो चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, और जल्द ही आपका दरोगा का जो है प्रैक्टिस डेली कराया जा रहा है। होगा भी, 1-2 से डाल भी दिए हैं, लेकिन रेगुलर बेस पर होगा आपको, ठीक है। वो आपको ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।